हेलो नीट इन क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स के आज के जो टॉपिक हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट जो टॉपिक आज का है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड टॉपिक आज का होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक आज का होगा हाउ टू एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आज के टॉपिक है और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कई चैप्टर्स को हेल्प करने वाला है। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि केमिकल कंट्रोल एंड पोटेंशियल चैप्टर्स जब पढ़ेंगे आप, तो वहाँ आपको हार्मोन एक्शन जब टॉपिक समझना होगा तो बायोमोलिक्यूल्स आपको चैप्टर वहाँ हेल्प करेगा। ठीक है। सिमिलरली आप जब मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्लास 12 का चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम जो टर्म्स यूज होंगे वो बायोमोलिक्यूल्स से ही रिलेटेड होंगे टर्म्स। ठीक है। इवन जो आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा यूनिट ऑफ लाइफ, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक थे जहाँ पे आपने प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए, एटीपी, ये सारे टर्म पढ़े और ये सारे के सारे टर्म जो है बायोमोलिक्यूल्स के हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत और सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पे ये बायोमोलिक्यूल्स हेल्प करने वाला है, तो आपको सीरियसली ये चैप्टर को पढ़ना होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे आपको जो है वो कॉम्बिनेशन मिलेगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, मतलब कि यहाँ आपको दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री भी थोड़ा है और थोड़ी बायोलॉजी भी आपको मिलने वाली है। बायोलॉजी का रेशियो थोड़ा ज़्यादा होगा, केमिस्ट्री थोड़ा कम होगा, बट होगा दोनों। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दिया इसको ध्यान में रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। मैं हूं आपका अभय कुमार और आप देख रहे हैं प्रेप पीजी बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टॉपिक है इसको मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लूँ तो ज्यादा आसानी होगी आपको पढ़ने में। क्वेश्चन ये होगा कि कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है उसका जो बेसिक एलिमेंट्स है वो क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स लाइक आपका प्लांट है, एनिमल्स है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स ले लिया तो उसका बेसिक जो है वो कंपोनेंट क्या है ये सोचिए एक बार। तो आपको मिलेगा कि उसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो है एलिमेंट्स। ठीक है। क्या है? एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है। ये क्या है? एलिमेंट्स हैं जो आप पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री आप जब पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल चैप्टर आपको मिलेगा, तो वहां पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है। और वो एलिमेंट्स जो है डिफरेंट बॉन्डिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्डिंग करते हैं और बॉन्डिंग से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा और मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल ऑर्गेनल्स को बनाएंगे। मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल ऑर्गेनल्स को बनाएंगे और सेल ऑर्गेनल्स जो है वो सेल्स के पार्ट हैं। कोई भी आप सेल देखेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? ऑर्गेनल्स मिलेगा। मैंने आपको यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ाया तो वहां पे आपने नॉन मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स आपने पढ़ा। लाइक नॉन मेम्ब्रेनस में मैंने आपको राइबोसोम्स बताया था। ठीक है। सिमिलरली आप मेम्ब्रेनस में जाएंगे तो ईआर, गोल्जी बॉडी है। ये सब क्या है? दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स। और सेल ऑर्गेनल्स एक्चुअली कहाँ पे है? सेल्स के अंदर है और बहुत सारे सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यूज को बनाते हैं। और आपको पता है कि टिश्यूज भी डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट रेशियो है और डिफरेंट रेशियो में वो क्या करते हैं? ऑर्गन्स को बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम को। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिजम्स बनता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है? एलिमेंट्स है। वो क्या है? एलिमेंट्स है और नेचुरल एलिमेंट्स है ये। ठीक है। ये भी चीज ध्यान देना होगा कि क्या है वो? नेचुरल एलिमेंट्स है और उन सबका रेशियो और प्रोपोर्शन क्या है? डिफरेंट है। इवन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म उनका डिफरेंट कॉम्पोजिशंस है। ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने ये पूछा था आपसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक कंपोनेंट क्या है, तो आपका आंसर होगा एलिमेंट्स। ठीक है। और बेटर होगा यहाँ पे बोलना बायो एलिमेंट्स। आप जब बायो एलिमेंट्स बोलेंगे तो ज्यादा जस्टिफाइड आंसर होगा। ठीक है। बायो एलिमेंट्स, क्योंकि आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को और ऑर्गेनिजम्स एक लिविंग सिस्टम है। क्या है? लिविंग सिस्टम है।
और लिविंग सिस्टम में जो भी एलिमेंट्स होगा उसके नेम के साथ आप बायो लगा देंगे तो वो ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बायो एलिमेंट्स टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत सारे इंफॉर्मेशन एज वेल एज कंटेंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें आप इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, बट हमारा जो डिस्कशन का बेसिस होगा वो होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि पहले कुछ ऑर्गेनिजम्स के केमिकल कंपोजिशंस को कंपेयर किया है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशंस में यहाँ पे कंपैरिजन एक्चुअली में जो हुआ है वो एलिमेंट्स से हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। ये क्या है, ये बायो एलिमेंट्स हैं और बायो एलिमेंट्स जो है का कंपैरिजन किया गया है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, आप बायो एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एलिमेंट्स को, तो वहाँ पर हम यूजुअली जो टर्म यूज़ करते हैं वो है बायो एलिमेंट्स। ठीक है, तो बायो एलिमेंट्स का क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपको कंपेयर करना है, जैसा कि एनसीईआरटी ने कंपेयर किया है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन्स। ये प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, बट इनका जो है परसेंटेज वेट रेशियो जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, प्लांट्स में कुछ अलग हैं परसेंटेज उनके एलिमेंट्स के, एनिमल्स में कुछ अलग हैं, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी कुछ अलग हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, बट उनका जो रेशियो है, उनका परसेंटेज रेशियो वो क्या है, वो चेंज होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक बार जब हम ऑर्गेनिजम्स के केमिकल कंपोजिशंस को कंपेयर कर लेंगे, देन आफ्टर उसको कंपेयर करेंगे हम किससे, अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे और वहाँ पर भी सेम आंसर मिलेगा। वहाँ पे जो आंसर मिलने वाला है वो ये है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो बायो एलिमेंट्स है उनका भी रेशियो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म से आपको उनका रेशियो जो होगा वो डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि जब भी आप ऑर्गेनिजम्स में बायो एलिमेंट्स का कंपैरिजन करेंगे तो इनका जो है परसेंटेज वो भी डिफरेंट मिलेगा आपको, और जब अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट्स का आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंट रेशियो में एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है बायोमॉलिक्यूल्स का। और इसमें एक और पॉइंट है, वो ये है कि अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी को लेकर, ठीक है, एक परसेंट वेट का टेबल जो है एनसीईआरटी में बनाया गया। एनसीईआरटी में आप जब देखेंगे तो परसेंट वेट के बिहाफ पर जो है ह्यूमन बॉडी का एलिमेंट, देन अर्थ क्रस्ट का एलिमेंट्स कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, और कंपैरिजन करने के बाद एक टेबल फॉर्म किया गया है। टेबल आपको 100% लर्न नहीं करना है, बट आपको ये ध्यान देना होगा कि जो टॉप 4 जो है एलिमेंट्स कौन कौन से हैं अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैंने वो टॉप 4 एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फर्स्ट देखिए आप, परसेंट वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, सोडियम है। मैंने ये जो ऑर्डर लिखा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो परसेंट वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है एंड कैल्शियम है। ये भी मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप 4 एलिमेंट्स को यहाँ मेंशन किया है, तो आप भी इसको लर्न करेंगे। लास्ट में एनसीईआरटी ये बोलता है कि
जब भी आप ऑर्गेनिजम्स में डिटेल स्टडी करेंगे, डेप्थ में जाकर स्टडी करेंगे, तो आपको जो मेन जो एलिमेंट्स मिलेगा वो मिलेगा आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के डिफरेंट रेशियो जो है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे, और वो मॉलिक्यूल्स जो है लिविंग सिस्टम में या और ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन डिफरेंट रेशियो में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, डिफरेंट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंट रेशियो में इन्वॉल्व होने वाले हैं, और वो जो डिफरेंट रेशियो है वो डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे वो। ठीक है, लाइक मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और इन सब में आपको क्या मिलने वाला है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलने वाला है, और इनका रेशियो क्या है, वो वेरिएबल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा, और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट बेस्ड पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में आप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हाउ टू एनालिसिस केमिकल कॉम्पोजिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टॉपिक में हमको डिस्कस करना है एक्सपेरिमेंट के बारे में। एनसीईआरटी ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, और उस एक्सपेरिमेंट में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो है ऑर्गेनिक एनालिसिस, और सेकंड जो पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक एनालिसिस। ठीक है, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक एनालिसिस, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक एनालिसिस। कोई भी एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक इनिशियल आपको सैंपल चाहिए। एनसीईआरटी ने यहाँ पे इनिशियल सैंपल जो है प्लांट और एनिमल्स के पार्ट लिए हैं। ठीक है, एनिमल्स में लीवर का पार्ट लिया गया है, लीवर का पीस लिया गया है, और वेजिटेबल्स में कोई भी आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और आपको जो आपका जो मोटिव होगा एक्सपेरिमेंट का, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। आप एनिमल भी ले सकते हैं, एनिमल टिश्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस के लिए, और प्लांट टिश्यूज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो आपको जो भी लेना है आप ले लीजिए, बट आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनालिसिस करना होगा मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, उनका केमिकल कंपोजिशन स्टडी करना होगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक एनालिसिस करेंगे, और इनऑर्गेनिक एनालिसिस में आप लीवर और वेजिटेबल्स में से कुछ भी ले लेंगे, उसको क्या करेंगे, आप ड्राई करेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, आप ड्राई करेंगे। मैंने देखिए यहाँ पे मेंशन किया है लिविंग टिश्यूज़। लिविंग टिश्यूज़ में आप लीवर भी ले सकते हैं, वेजिटेबल भी ले सकते हैं, कुछ भी लिया, और उसको क्या किया, ड्राई किया और फुली बर्न किया उसको, मतलब उसको पूरी तरीके से बर्न किया, उसको जला दिया, और जब बर्न कर दिया तो उसके जो है 2 पार्ट मिलेंगे आपको। फर्स्ट जो पार्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड एक्चुअली में बर्न करने के बाद क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद से वो CO2 और वाटर वेपर्स में रिलीज़ हो जाएंगे वो। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप लिविंग टिश्यूज़, आप लीवर का पार्ट लीजिए या वेजिटेबल्स का पार्ट लीजिए, उसको आप ड्राई करेंगे, देन उसको फुली बर्न करेंगे। फुली बर्न करने के बाद से क्या होगा, वो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, ठीक है, दैट मीन्स कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होगा वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 और H2O में। ठीक है, और जो H2O निकलेगा वो वेपर्स के फॉर्म में निकलेगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा ऐश। ठीक है, ऐश में एक्चुअली में होता क्या है, मिनरल्स मिलेंगे आपको, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स आपको
मिलेंगे। और यही आपका इनऑर्गेनिक एनालिसिस है, ठीक है। इनऑर्गेनिक एनालिसिस के बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक एनालिसिस में। ऑर्गेनिक एनालिसिस में भी सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप सैंपल वैसे ही लेंगे जैसे कि आपने इनऑर्गेनिक एनालिसिस में सैंपल लिया था। इनऑर्गेनिक एनालिसिस में आपने लीवर और वेजिटेबल लिया है, तो यहाँ पे भी आप लीवर और वेजिटेबल लेंगे, ठीक है। देन उसको क्या करेंगे, आप ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में उसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में उसको ग्राइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पिस्टल। विद द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पिस्टल, आप देखिए यहाँ मोर्टार एंड पिस्टल का यूज़ किया गया है, ठीक है। यूज़ किया और यूज़ करने के बाद से फाइनली आपको क्या मिलेगा, थिक स्लरी मिलेगा आपको, ठीक है। पेस्ट लाइक कुछ मटेरियल मिलेगा ग्राइंड करने के बाद से। जैसे कि आप मिक्सर ग्राइंडर में कोई चीज़ आप जब सॉस वगैरह बनाते हैं तो ग्राइंड करते हैं, कुछ भी डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स डाल के आप ग्राइंड करते हैं तो सॉस आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, लीवर लिया है और वेजिटेबल लिया है, ठीक है। उसको ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड के प्रेजेंस में मोटर और पिस्टल के हेल्प से हम ग्राइंड किया गया है। ग्राइंड करने के बाद से थिक स्लरी मिला है और थिक स्लरी को क्या किया गया है, फ़िल्टर किया गया है। उसको फ़िल्टर किया गया है और फिल्टर जो है वो किसके हेल्प से किया गया है, चीज़ क्लॉथ और कॉटन के हेल्प से। एक्चुअली में जो फ़िल्टर यहाँ पेपर होगा या फिल्टर जो मेम्ब्रेन होगा या लेयर होगा, आप लेयर बोलेंगे ज़्यादा बेटर होगा, जो लेयर होगा उस लेयर के हेल्प से हम थिक स्लरी को फ़िल्टर करेंगे। और फिल्टर करने के बाद उसके दो पार्ट आपको मिलेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा एसिड सॉल्युबल पूल होगा, ठीक है। और सेकंड जो पार्ट होगा वो एसिड इनसॉल्युबल पूल होगा, ठीक है। एसिड सॉल्युबल जो पूल होंगे वहाँ पर आपको स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन किया बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये जो माइक्रो और मैक्रो टर्म है ये डिफाइन करता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो स्मॉल साइज़ के होंगे, उनका मॉलिकुलर वेट कम होगा, ठीक है। और इनका जो है मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है एसिड इनसॉल्युबल पूल का। एसिड इनसॉल्युबल पूल में को एक और भी एनसीईआरटी ने नेम दिया है रिटेंट, ठीक है। रिटेंट भी आप इसको बोल सकते हैं और एसिड इनसॉल्युबल पूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो पार्ट है ये ऑर्गेनिक एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक एनालिसिस में आप ये उम्मीद करते हैं, आपका एक्सपेक्टेशन जो होता है वो ये होता है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपको ज़्यादातर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आप स्टडी करते हैं, स्पेशली आप एसिड सॉल्युबल पूल में जब स्टडी करते हैं, तो एसिड सॉल्युबल पूल में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी मिलते हैं और साथ ही साथ सल्फेट और फॉस्फेट भी मिलते हैं। ये लर्न करना होगा आपको। सल्फेट और फॉस्फेट ये एक्चुअली में आना चाहिए इनऑर्गेनिक पार्ट में, बट ये जो है ऑर्गेनिक वाले पार्ट में भी आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बीच बीच में या यूनिट्स के बीच में आपको सल्फेट और फॉस्फेट मिलेंगे। लाइक आप एग्जांपल देखिए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलेगा न्यूक्लिक एसिड टॉपिक। और न्यूक्लिक एसिड में आप यूनिट उनका जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, उन न्यूक्लियोटाइड्स की जब स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ पे फॉस्फेट मिलेगा। सिमिलरली जब आप प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो प्रोटीन्स में आपको जो है सल्फ़र मिलेगा, आपको सल्फेट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलेंगी। सारी चीज़ें मीन्स सल्फेट एंड फॉस्फेट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बीच बीच में आपको मिलेंगे। सो दैट जब यहाँ पे हम ऑर्गेनिक एनालिसिस करेंगे तो ऑर्गेनिक एनालिसिस में आपको सल्फेट और फॉस्फेट मिलने वाले हैं, जो क्या है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। वो क्या है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और वो ऑर्गेनिक में मिल रहे हैं। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, ठीक है। अब हम एसिड इनसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल को कंपेयर करेंगे कुछ पॉइंट्स से, ठीक है।
और उसमें कुछ एक्सेप्शन की भी बातें करेंगे हम। एग्जाम्पल्स, एक्सेप्शंस, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। ऑर्गेनिक एनालिसिस में मैंने बनाया है एक टेबल, और टेबल में आप देखिए मैंने कैटेगराइज कर दिया है एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल को। मैंने अभी जस्ट बताया कि एसिड सॉल्युबल पूल में जो है वो स्मॉल साइज़ के जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और एसिड इनसॉल्युबल में जो है बिग साइज़ के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और स्मॉल और बिग के बिहाफ पे मैंने मॉलिकुलर वेट को भी यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया है। मॉलिकुलर वेट जो यूजुअली होता है एसिड सॉल्युबल पूल का, वो 18 से 800 डाल्टन के बीच में होगा, ठीक है, बिटवीन 18 to 800 डाल्टन। और जो आपका एसिड इनसॉल्युबल जो होगा कंपाउंड्स, वो उनका जो मॉलिकुलर वेट होगा वो मोर देन 800 डाल्टन होगा, ठीक है। देन आफ्टर आप यहाँ पे नेम भी क्लासीफाई कर दिए हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे बिग साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। देन आफ्टर एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ मेंशन किया। आप देखिए मैंने एसिड सॉल्युबल में एग्जाम्पल ले रखा है अमीनो एसिड्स, ठीक है, देन न्यूक्लियोटाइड्स, देन मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। और इसी के जस्ट सामने मैंने एसिड इनसॉल्युबल पूल के एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल में क्या है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स। ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें एक ख़ास बात है कि अमीनो एसिड का पॉलीमर प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड है, देन मोनोसैकेराइड्स का पॉलीमर पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से यूनिट्स हैं इनके, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स, ये क्या है, इनके यूनिट्स हैं, इनके बेसिक सब यूनिट्स आप बोल सकते हैं। ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो एक्सेप्शन के फॉर्म में मैंने जस्ट बताया कि हम यहाँ पे एक्सेप्शन भी डिस्कस करेंगे, और एक्सेप्शन किसको लेकर है, वो लिपिड्स को लेकर है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लिपिड्स मैंने मेंशन किया है दोनों कैटेगरी में, ठीक है, मतलब कि एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल दोनों में लिपिड्स आते हैं। और इसके पीछे जो रीज़न है वो है नेचर ऑफ लिपिड्स का, ठीक है। आप जब लिपिड्स को के बायोकेमिकल नेचर्स को आप देखेंगे तो ये नॉन पोलर कैटेगरी में होगा, नॉन पोलर कैटेगरी में होगा, ठीक है। लिपिड्स के नॉन पोलर नेचर होने के वजह से जो है लिपिड्स एसिड इनसॉल्युबल पूल में ये सेपरेट हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो नेचर है लिपिड का नॉन पोलर, उस नेचर के वजह से जब भी आप सेपरेट करते हैं लिपिड्स को, तो लिपिड्स एक्चुअली में किस में आ जाता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप माइन्यूट स्टडी करेंगे लिपिड्स, तो लिपिड्स तो आएगा स्मॉल मॉलिकुलर वेट वाले कैटेगरी में, ठीक है। बट जब आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते हैं, किसी लिविंग सेल से लिपिड्स को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वहाँ पर ये जो है एसिड इनसॉल्युबल में आ जाते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप में होते हैं, और ग्रुप में होने की वजह से इनका मॉलिकुलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से भी ज़्यादा होता है। बट अगर इनको सेपरेट हम करें, इनके हर एक यूनिट को हम सेपरेट करें, तो उनका एक्चुअल जो वेट होगा, मॉलिकुलर वेट जो होगा, वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में, दैट मीन्स कि एसिड सॉल्युबल पूल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली क्लासीफाई इन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स में भी लिपिड्स आते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में भी लिपिड्स आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको डिटेल में करता हूँ। आप जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट में आप एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट के बिहाफ पे आप कोई एक जस्टिफाइड रिज़ल्ट्स आप मेंशन करते हैं। यहाँ पे आप जब लिपिड्स को लेकर स्टडी करेंगे, तो लिपिड्स जो है वो कैटेगराइज होगा एसिड इनसॉल्युबल में, वो प्रैक्टिकल अप्रोच के बिहाफ पे आप उसको वहाँ पे बोलेंगे। बट अगर आप लिपिड्स को सेपरेट करें उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, तो लिपिड्स जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल का और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का जो कंपैरिजन है, इसी के वजह से हम बोलते हैं फाइनली कि लिपिड क्या है, लिपिड
जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में भी आते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में भी आते हैं। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन मिलेगी, लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली क्लासीफाइड इन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर स्टूडेंट्स फिनिश हो गया। आज मैंने आपको बताया लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया, देन बताया इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, और आज का लास्ट टॉपिक था हाउ टू एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये फिनिश हो गया। इसके बाद से हम पढ़ने वाले हैं डीएनए, दैट मीन्स कि न्यूक्लिक एसिड टॉपिक होगा नेक्स्ट। और आपको बता दूं कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए है और आरएनए है, ठीक है, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में आप पढ़ेंगे डीएनए पहले, ठीक है, देन आरएनए पढ़ने वाले हैं। और डीएनए आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये डीएनए आगे बहुत सारे जगहों पे यूज़ होने वाला है। डीएनए में आप पहले उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के भी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन आप वाटसन क्रिक का मॉडल पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में मैं आरएनए के कुछ फंक्शंस आपको बताऊंगा, उनके टाइप्स को भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं। अगले क्लास में हम मिलते हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ।